Hi friends, my name is Kanhaiya Patel. In this video, we'll study chapter number 1, Two Big States of Class 7 SS Textbook. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम पहला पार्ट करेंगे SS टेक्स्ट का 7th स्टैंडर्ड की। पार्ट का नाम है टू बिग स्टेट्स। So two big states are the states of कनौज एंड वातापी। दोस्तों ये दो बिग स्टेट्स हैं, कनौज और वातापी। ये राजा पुलकेश टू और हर्षवर्धन की स्टोरीज़ बताएंगे। मुझे नहीं पता है अगर आपने इसके बारे में पहले पढ़ा है या आपको थोड़ा जनरल नॉलेज हो, लेकिन ऑफ कोर्स नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो इसको हम डिटेल में इस चैप्टर में जानेंगे। आई एम श्योर यू माइट हैव हर्ड अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी दैट एक्सिस्टेड centuries ago, and we'll study in detail about these two states over here. First state, Kanauj, Harshavardhan, 606 to 647 CE. So King Harshavardhan was born 606 CE after the death of his father Prabhakar Vardhan. So 606 CE में सेंट्रल एरा में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था, किंग हर्षवर्धन का। उनके पिताजी प्रभाकरन वर्धन के मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन थ्रोन पर बैठे। So after his father's death, his brother Rajyavardhan ascended the throne of Thaneshwar. However, Rajyavardhan was killed by the king of God, Shashank. लेकिन राज्यवर्धन को किंग ऑफ गॉड जो है शशांक ने उनको मार डाला था, उनका मर्डर कर दिया था। Their sister Rajashri was imprisoned by the king of Malwa, Devgupta. Under these circumstances, as advised by the leaders of the kingdom, Harshavardhan shouldered the responsibility of Thaneshwar, presently Punjab, Haryana. तो उनका बड़ा भाई मर गया, पिताजी मर गए, उनकी सिस्टर राजश्री थी, उनको मालवा के राजा देवगुप्त ने जेल में डाल दिया था। तो इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच में जो लीडर्स थे उन्होंने अपना किंगडम संभालने की जवाबदारी हर्षवर्धन को दी, जो उन्होंने अच्छी तरह से उठाई थानेश्वर में। अभी थानेश्वर जो आप पंजाब और हरियाणा मिलकर जो एरिया कहलाता है उसको थानेश्वर कहते हैं। Immediately after his ascending the throne, he decided to free his impudent sister Rajeshwari. In the meanwhile, she had escaped from the clutches of Devgupta and ran away into the Vindhya forest. So जब राजगद्दी पर हर्षवर्धन आए, उन्होंने तुरंत ही अपनी बहन को फ्री करने का सोचा, जेल में से बाहर निकालने का सोचा राजश्री को। लेकिन उसी वक्त राजश्री देवगुप्त के जंगल से भागकर विंध्या के फॉरेस्ट में छुप गई थी। He went into the search for his sister with the help of people living in the forest and a Buddhist hermit, Divakar Mitra. He stopped her from committing sati. So वो अपने बहन की खोज में गया। वहाँ कुछ लोग जो जंगल में रहते थे और बुद्धिस्ट हर्मिट जो एक सादा व्यक्ति था, दिवाकर मित्रा, उसकी मदद से वहाँ गए और उसने अपनी बहन को सती बनने से रोका। Since Rajashri's kingdom, Kanauj, that's Uttar Pradesh, was without any king at that time, Harshavardhan became its ruler. So राजश्री का राज्य उस वक्त किसी राजा के बगैर था कनौज उत्तर प्रदेश में, तो उस वक्त हर्षवर्धन भी उसका राजा बन गए। लेटर ही डिफीटेड देवगुप्ता एंड बिकेम किंग ऑफ मालवा। बाद में उन्होंने देवगुप्त को जो मालवा के राजा थे उसको भी हरा दिया था। As part of his preparation to launch an attack on Shashank, the God King, he formed an alliance with the king of Kanpur, Assam. तो उसने जो प्रिपरेशन की थी कि वो राजा शशांक पर हमला करेगा, जो गॉड का राजा था, गौड़ GAUD। ओके, ही फॉर्म्ड एन अलायंस। वहाँ उसने कामरूप असम का जो राजा है भास्कर वर्मा, उसके साथ मिलकर एक अलायंस भी बनाई ताकि वो हमला कर सके। With the help of a large army, he defeated God King and won over a major part of the kingdom. तो कामरूप के राजा भास्कर वर्मा की मदद से उन्होंने एक लार्ज आर्मी बनाई और गॉड किंग को हराकर उस बड़े किंगडम का वो मेजर पार्ट उसके अंदर आ गया। He also conquered मालवा एंड सौराष्ट्र but was unsuccessful in defeating पुलकेश टू। उसने मालवा और सौराष्ट्र पर भी अपना दबदबा रखा और वो भी जीत लिया, लेकिन पुलकेश टू को हराना उसको पॉसिबल नहीं था। किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया के ये चालुक्य डायनेस्टी पुलकेश टू थे उसके राजा। आफ्टर 7 सक्सेसिव विक्टोरियस ईयर्स, थानेश्वर emerged as the last kingdom of नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्ज किंगडम बना थानेश्वर 7 साल की विक्ट्रीज के बाद, सक्सेसिव विक्ट्रीज के बाद।
Harshavardhan's reign and administration. Harshavardhan personally supervised the administration of his state by traveling extensively to different parts of his empire. So अपनी सुपरविजन पूरा उनके हाथ में था, एडमिनिस्ट्रेशन को खुद अच्छी तरह से निभा रहे थे। और वो कैसे कर रहे थे, वो अपने पूरे एम्पायर के हर हिस्से में वो खुद ट्रैवल करने के। ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वाज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस while the other 2 was devoted for public welfare and religious activities। तो अपने पूरे दिनचर्या को उन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया था, एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और दूसरे पब्लिक वेलफेयर और रिलीजियस एक्टिविटीज़, धर्म के कामों में वो टाइम स्पेंड करते थे। He was so diligent in carrying out his administrative responsibilities that at times he even forgot to have his meal। So अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी कटिबद्धता से वो फॉलो करने के कि बहुत बार अपना खाना खाना भी वो भूल जाते थे। यहाँ हर्षवर्धन की हैंडराइटिंग भी बताई गई है। कुछ जानने लायक चीज़ें हैं। टू हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन, हर्षवर्धन हैड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी पार्थिहरा, द्वारपाल जिसको बोलते हैं। फिर फॉरेन मिनिस्टर थे संघी वरग्रहा, राजदूत थे एम्बेसडर्स, प्रजाता मंत्री, महाधन धान्य का चीफ जस्टिस थे, और अक्षरा पतालिका थे जो रजिस्ट्रार थे। तो हर किसी व्यक्ति की पोजीशन बनाई थी और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी। हम जानते हैं द्वारपाल किसको बोलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर, एम्बेसडर कौन है और चीफ जस्टिस कौन है। तो ये सारे अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे अच्छे चले, इसलिए ये पोजीशंस उन्हें ऑलरेडी उस ज़माने में बना दी थी। प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन में छोड़े गए उनके चिन्ह और असर। हर्षवर्धन बिल्ड मेनी रेस्ट हाउस, वेल्स, स्टीप वेल्स, लेक्स, मठास एंड विहारास एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड एनिमल स्लॉटर। हर्षवर्धन ने बहुत सारे रेस्ट हाउस, वेल्स, दिवाले, लेक्स, मठ्स और वो विहार्स भी बनाए। एनिमल स्लॉटर भी बंद कर दिया। एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज अ बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट एंड एवरी 5 years ही ऑर्गेनाइज अ ह्यूज रिलीजियस कॉन्ग्लोमेरेट एट प्रयाग। सो हर साल वो एक बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट भी सेलिब्रेट करने के, और प्रयाग में एक बड़ा रिलीजियस मीट हर 5 साल में वो सेलिब्रेट करने के। There he would donate generously till the entire treasury was empty and would even give away the ornaments he would be wearing at that time। So वहाँ वो डोनेशंस बहुत करने के जब तक पूरी तिजोरी खाली नहीं हो जाने की, और उन्होंने पहले हुए जो गहने थे वो भी वो दे देते थे। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर भनभट्ट अडॉप्टेड हिज कोट। तो भनभट्ट संस्कृत राइटर जो थे उन्होंने भी उसके कोट को एक्सेप्ट किया था। His famous works, Harshcharitra and Kadambari, are famous even today। We came to know about many important aspects of Harshavardhan's reign from the Harshcharitra। King Harsha himself was a good writer and wrote 3 plays, Nagananda, Ratnavalli and Priyadarshika। So उसका काम बहुत ही फेमस था, राइटिंग बहुत फेमस थी। हर्षचरित्र और कादम्बरी नाम के बड़े बड़े लेख उन्हें लिखे थे। आज भी उनको याद किया जाता है, और उनके जीवन के बारे में और हर्षवर्धन के जीवन के बारे में हर्षचरित्र से बहुत सारी जानकारी भी मिली है हमको। उन्होंने 3 प्लेस, 3 नाटक भी लिखे थे, नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका के नाम के। Emperor Harshavardhan's empire, Nalanda University। King Harsha extended all possible accessions to Acharya Shibhadra and made Nalanda into a world famous university। तो आचार्य शिवभद्र को पूरी उन्होंने सहायता दी और नालंदा को विश्व फेमस यूनिवर्सिटी भी बना दिया, विश्वविद्यालय बना दिया। द यूनिवर्सिटी हैज एक्सेस टू द रेवेन्यूज ऑफ 100 विलेजेस गिवन टू देम बाय किंग हर्षा फॉर इट्स अपकीप एंड मेंटेनेंस। तो यूनिवर्सिटी अच्छे से चले, उसका खर्चा अच्छे से निकले, इसलिए आजू बाजू के 100 गाँवों से आता हुआ पैसा उस यूनिवर्सिटी को पोषने का, ताकि उसको पर्याप्त धन मिल जाए अपने डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। Renowned chemist Acharya Nagarjuna, who proved that iron and arsenic and mercury ashes could be used for as medicine, also belong to the Nalanda University। फेमस केमिस्ट जो थे आचार्य नागार्जुन, वो जिन्होंने प्रूव किया था कि आयरन, आर्सेनिक और मर्क्यूरी के एशेस को यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन की तरह से, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी को ही बिलोंग करते थे। Students had to clear entrance exam for the admission into Nalanda University। Free education, lodging, boarding were provided in Nalanda University। An extensive library of Nalanda University was known as Dharma Ganja। तो स्टूडेंट्स को नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उस समय में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था। उनको खाना, रहना और एजुकेशन फ्री मिलता था, और वहाँ की लाइब्रेरी का नाम धर्मगंज था। Life of the people. Information about the reign of King Harsha is available from the writings of Chinese traveler Hien Suang।
Towns and villages of the time were fortified and had huge gateways at their entrance. तो हर्षवर्धन के लाइफ के जीवन के काल के बारे में जैसे लोग रहते थे उसके डिटेल हमको एक चाइनीज़ राइटर जो थे हुएन सांग उनके वहाँ से मिलती है। वहाँ के गांव और विलेजेस जो छोटे छोटे कस्बे थे वो फोर्टिफाइड थे, प्रोटेक्टेड थे। वहाँ के एंट्रेंस पे भी बड़े बड़े दरवाजे, गेटवेज थे। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स वाइल द पर्दा सिस्टम एंड द इंटरकास्ट मैरिजेस वर नॉट प्रेवलेंट एट दैट टाइम। द कस्टम ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी हैड स्टार्टेड बाय दैट टाइम। तो पर्दा सिस्टम और इंटरकास्ट मैरिज वो टाइम पे तो नहीं थी, लेकिन सती, चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी उस टाइम पर ज़रूर थी। The local diet consists of milk and milk products, wheat, rice, fruits and vegetables. They were clean, simple and white clothes. Men wore dhotis and women wore saris. तो लोगों का खाना एकदम सिंपल था। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, व्हीट, राइस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाया करने के। कपड़े एकदम सिंपल थे, वाइट कलर के। आदमी धोती पहनने के और औरतें साड़ीज़ पहना करती थी। Their ornaments, rings, bangles, bracelets and necklaces were made from flour. Chess and games of dice were popular means of entertainment. Acrobats and conjurers wandered from village to entertain people. तो उनके ornaments जो थे, गहने थे, वो rings, bangles, bracelets और necklace जो थी वो flour की बनी हुई थी। चेस और डाइस गेम्स की भी बहुत पॉपुलर था उस टाइम में। और करतब दिखाने वाले और वो जो नौटंकी करने वाले लोग गांव से गांव ट्रैवल करने के लोगों को एंटरटेन करने के लिए। Farming and animal husbandry were the main occupation of the people. Land revenue was 1/6 of the production. Internal and international trade were carried out by the Vaishyas. So farming और animal husbandry वहाँ के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण काम था। खेती और जानवरों को ध्यान देना। रेवेन्यू 1/6 प्रोडक्शन लैंड से ही आता था और इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड जो वैश्यास थे उनकी जवाबदारी थी। A highway from Patliputra to Brugge Kutch Bharuch port was built by the state for trade and transportation of goods. तो गुड्स के आने जाने के लिए पाटलिपुत्र से लेके भरूच तक, कच्छ, भृगु कच्छ बोलते हैं उसको, वहाँ तक हाईवे बनाया गया था गुड्स के आने जाने के लिए पोर्ट तक। Gold and silver coins was used for commercial transactions. Ornaments, statues, ivory and carved wooden pieces were exported. So सोने के और चांदी के सिक्के करेंसी में यूज़ करते थे ट्रांजैक्शंस के लिए। ऑर्नामेंट्स थे, स्टैचूज थे, आइवरी और कार्व्ड वुडन पीस को एक्सपोर्ट किया जाता था। द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज हियर प्रॉस्पेरिटी। सो हर्षवर्धन के राज की प्रॉस्पेरिटी और भारत की प्रॉस्पेरिटी उसके एक्सपोर्ट्स की वजह से बहुत बढ़ गई। ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हर्ष, इंडिया had good business relationships with Rome which led to the inflow of gold in India. तो भारत के व्यापारी संबंध रोम के साथ भी अच्छे थे, उसके वजह से हम जो एक्सपोर्ट करने के उसके पैसे हमको गोल्ड के तौर में इंडिया में बहुत आए। तो गोल्ड इंडिया में बहुत उस वक्त आया था। पीपल फॉलोड हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बट वर टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स। तो लोगों यहाँ हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म फॉलो करने के और बाकी जाति को भी वो यहाँ रहने देने के। तो आगे ये जो हुएन सांग है और इंडिया का रूट है जो उन्होंने ट्रैवल किया उसका फ़ोटो बताया गया है। हुएन सांग 629 और 645 सी में 649 CE he was here. The Chinese traveler Huan Sang visited India during Harsh's reign and studied Buddhism at Nalanda for 5 years. Chinese traveler Huan Sang इंडिया में विजिट किए और उन्होंने बुद्धिज़्म नालंदा यूनिवर्सिटी में रहकर 5 साल तक की। Things to be known, Huan Sang stayed in India for 15 years and visited different places. He had described the social, political and religious conditions of that time. तो 15 साल वो यहाँ रहे और सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशन उन्होंने डिस्क्राइब किया था। इन 645 CE ही रिटर्न टू चाइना वाया सेंट्रल एशिया एंड टुक हिम विथ हिमसेल्फ मेनी बुक्स, रिलिक्स एंड स्टैचूज। सेंट्रल एशिया से होते हुए जब वो चाइना वापस गए तो अपने साथ बहुत सारी बुक्स, रिलीजियस स्टैचूज भी लेके गए और उन्होंने यहाँ 6th बुद्धिस्ट रिलीजन कांग्रेगेशन प्रयाग में भी अटेंड किया था। ही अटेंडेड द 6th बुद्धिस्ट रिलीजियस कांग्रेगेशन और प्रयाग। ही हैड नोटेड दैट, तो यहाँ उन्होंने क्या क्या नोट किया था। There were about 109 Buddhist mutts in Harsha's kingdom. 109 बुद्धिस्ट मट्स थे हर्षा के किंगडम में। People lived in a simple, precious and peaceful life based on the living by the rules of good. सादी और सिंपल शांति प्रिय जिंदगी यहाँ लोग जीते थे। मॉरल कंडक्ट एंड जस्टिस, चीटिंग एंड ब्रीचिंग ऑफ प्रॉमिस वर कंसिडर्ड सिंफुल। तो मॉरल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ज़िंदगी जीते थे, लेकिन चीटिंग करना, किसी को दगा देना उनके लिए पाप माना जाता था।
दूसरा स्टेट है वातापी। व्हेन किंग हर्ष वॉज रूलिंग ओवर द एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, किंग पुलकेश टू was ruling the South India. He earlier had defeated हर्ष. So जब नॉर्थ इंडिया में किंग हर्ष अपना एम्पायर चला रहे थे, किंग पुलकेशी टू साउथ इंडिया में थे और उन्होंने किंग हर्ष को भी एक बार हराया था। रूट और टू दी थ्रोन, तो थ्रोन तक कैसे पहुँचे पुलकेशी टू? The kings of Chalukar Solanki dynasty established a vast empire in South India which had ruled from their capital at Vatapi, बादामी कर्नाटका। सो चालुक्य डायनेस्टी के जो राजा थे सोलंकी डायनेस्टी के, उनका एक बड़ा वास्ट एम्पायर साउथ इंडिया में था, जो कैपिटल था उनका वातापी, जो बादामी कर्नाटका में आज है। पुलकेशी वन, अ ग्रेट किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी, परफॉर्म दी अश्वमेघ यज्ञ। पुलकेशी वन ने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। इस फ्लैग हैड द सिंबल ऑफ वराह अवतार, उसके झंडे पर वराह अवतार का चिन्ह था। His son Kirtivarma ascended the throne after him. He was succeeded by his brother Manglesh, who built the Grand Vishnu temple at Vatapi. तो पुलकेश वन के बाद उसके लड़के कीर्तिवर्मा ने थ्रोन पे आए और उसने राजगद्दी संभाली। उसके बाद उसके भाई मंगलेश ने संभाली, जिसने विष्णु टेम्पल भी वातापी में बनाया। आफ्टर हिम द राइटियस पुलकेश टू बिकेम द किंग एंड रूल्ड ओवर द एम्पायर फॉर अबाउट 30 ईयर्स। उसके बाद सही राजा पुलकेश टू वहाँ आए और उन्होंने 30 साल तक अपने साम्राज्य को संभाला। पुलकेशी टू 610 to 642 CE। पुलकेशी टू के बारे में आप देखते हैं। पुलकेशी वॉज दी वेलियंट किंग हु वन मैनी बैटल्स। हिज फर्स्ट विक्ट्री वॉज लाट, साउथ गुजरात, फॉलोड बाय दी विन ओवर गुर्जर, नॉर्थ गुजरात। तो बहुत ही शूरवीर राजा थे। उनके पहली विक्ट्री थी लाट, साउथ गुजरात में, और दूसरी उन्होंने गुर्जर पे अपना कब्जा किया था। He gained control over the Vengi region that lay between the rivers of Krishna and Godavari and also acquired आंध्र प्रदेश। तो उन्होंने अपना कंट्रोल वेंगी रीजन पे भी किया, जो कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के बीच में था, जो आंध्र प्रदेश में था, और पूरा आंध्र प्रदेश उनके अंडर था। He transformed the capital Vatapi into the city of magnificence and splendor। तो उन्होंने अपनी सिटी को एकदम विशाल और भव्य बना दिया था उस समय। Armies of Harshavardhan and Pulkeshi II fought a great battle near the river Narmada, in which the former defeated. This halted Harsh expansion towards the South India, and so the empire of Kanauj could not extend beyond Narmada. So हर्षवर्धन और पुलकेशी II में बहुत बड़ा जंग हुआ नर्मदा के आसपास। वहाँ हर्षवर्धन की हार हुई। इसकी वजह से हर्षवर्धन अपना किंगडम साउथ इंडिया में आगे नहीं ले पाए और वो कनौज तक ही सीमित रह गए और नर्मदा के इस पार नहीं आ पाए। पुलकेशी II was not only a great warrior but also a love of arts। सिर्फ एक ग्रेट वॉरियर ही नहीं थे पुलकेशी II, लेकिन उनको आर्ट्स भी बहुत पसंद थे। The caves of Vatapi and Dharapuri were built during his reign. The famous cave murals of Ajanta were painted in that time. वातापी और धरापुरी की भी केव्स उसी टाइम पे बने थे, और दी केव मुरल्स जो अजंता के हैं उसका पेंटिंग भी उसी टाइम पे हुआ था। इन हिज ट्रैवल ह्यूएनसांग विजिटेड द कोर्ट ऑफ पुलकेशी II एंड हैज़ गिवन अ विविड अकाउंट ऑफ हिज ग्रैंड्योर। तो अपने ट्रैवल के टाइम पे ह्यूएनसांग ने पुलकेशी II के दरबार का भी अटेंडेंस के टाइम के जो अपनी हाजिरी थी उसके बारे में सारे डिटेल्स बताए गए हैं। The kings of Chalukya dynasty were followers of Hinduism. During this time, Buddhism went into decline while the Digambar Jain sect gained popularity. So, चालुक्य डायनेस्टी के राजा हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। इसी समय पर बुद्धिज़्म थोड़ा डिक्लाइन हो गया था और दिगंबर जो जैन सेक्ट था वो थोड़ा प्रॉस्पर हो रहा था, समृद्ध हो रहा था, फैल रहा था। हर्षवर्धन एंड पुलकेशी II were contemporary rulers. However, Harsh fought fewer battles as compared to Pulkeshi, who continued waging wars. पुलकेशी और हर्षवर्धन एकदम कंटेम्प्रेरी राजा, जोरदार राजा थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लड़ाई भी रही, लेकिन हर्ष ने कम लड़ी थी। पुलकेशी हमेशा जंग ही लड़ते रहे थे। He finally met his end in 642 CE in the conflict with the Pallava king in Kanchipuram. King Harshavardhan died 5 years after him. So पुलकेशी II 664 में पल्लवा के राजा कांचीपुरम के जो थे उनके साथ युद्ध में मर गए, और उसके 5 साल बाद हर्षवर्धन भी वहाँ ख़त्म हो गए थे, उनकी भी मृत्यु आ गई थी। तो दोस्तों, दीज वर द 2 बिग स्टेट्स दैट द चैप्टर वांट्स टू टेल अस। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ रिविजिट द वीडियो इफ़ यू वांट टू हैव एनी क्लैरिफिकेशंस। दोस्तों, ये दो स्टेट्स थे, वातापी और कांजीपुरम। आप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर कुछ डाउट्स हो तो वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डू रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ये वीडियो को। थैंक यू, बाय।